श्रोताओं नमस्कार। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है जो दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में ऑफिस के कर्मचारियों के लिए एक योग लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज हम लेकर आए हैं इसी कार्यशाला के आयोजन पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली की योगाचार्य मधु खुराना और साथ ही साथ थे योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। दोनों ने ही योग के महत्व पर बल दिया और साथ ही साथ कुछ योग क्रियाएं भी कराई। योगाचार्य मधु खुराना ने योग के महत्व और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अस्त व्यस्त जीवनचर्या में योग की बढ़ती महती आवश्यकता पर बल दिया। सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। योग जो है एक आध्यात्मिक विज्ञान है, योग कला भी है। योग हर समय किया जा सकता है, यह सिर्फ कोई आधा या 1 घंटा करने की अभ्यास नहीं है। जैसे कि जब आप कोई कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा किए तो वह भी योग है, कर्म योग कहलाता है। जब आप किसी भी कार्य में सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करते हैं, एक समर्पण के भाव के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो वह भी योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। और इसी प्रकार जब आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं तो वह ज्ञान योग कहलाता है। और जब हम योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि अभ्यास करते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं तो वह राजयोग कहलाता है। वर्तमान समय में जो भी अभ्यास हैं योग के जो हम कर रहे हैं, आसन, प्राणायाम, जिनका चिकित्सीय पक्ष बहुत ही ज्यादा जो है फेमस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, ये जो अभ्यास हैं ये हठ योग के अंतर्गत आते हैं। और हठ योग का जो लक्ष्य है वो राजयोग की प्राप्ति है, यानी मोक्ष की प्राप्ति है। तो आज के समय में देखिए हर व्यक्ति मोक्ष के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्यों साल्वेशन, क्यों दुखों की मुक्ति के बारे में नहीं सोच रहा है? क्योंकि शरीर कई प्रकार की व्याधियों से ग्रसित है, मन से सभी परेशान है, कोई ना कोई स्ट्रेस है सभी के जीवन में, तनाव है बहुत ज्यादा, दौड़ भाग भरी जिंदगी है, ना खाने के लिए समय है ठीक से, ना सोने के लिए समय है। तो ये जो अव्यवस्थित दिनचर्या है इसके कारण कई प्रकार के मनोदेहिक रोग जो हैं वो जन्म लेते हैं। मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान तो ये कहता है कि हमारा ये एक स्थूल शरीर है, एक फिजिकल बॉडी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनको तकलीफ बताते हैं, वो आपको उसके लिए दवाई देते हैं। पर योग में हम बात करते हैं हमारे अस्तित्व की 5 लेयर्स की, जिसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। पंचकोश की जो है संकल्पना योग में की गई है। तो इसमें एक तो हमारा आउटर जो बाहरी सतह है, बाहरी लेयर है, जिसे हम बोलते हैं अन्नमय कोश, जो कि अन्न से बना है। फिर प्राणमय कोश है हमारा एक, ये भी हमारे अस्तित्व की एक परत है। उसके बाद मनोमय कोश जो मन की लेयर है। उसके बाद आनंदमय कोश जो इनर मोस्ट है, सबसे भीतरी लेयर है। हमेशा मनोमय कोश में पहले परेशानी आती है, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, वो आप पे हावी होने लगते हैं। उसके पश्चात जब आप गुस्से में आते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो आपका श्वसन तेज होने लगता है, तो वो आपके प्राणमय कोश को प्रभावित करता है। और फिर जब ये ऐसा लगातार होता रहता है, निरंतर होता रहता है, तो उसके पश्चात वो आपके शरीर को प्रभावित करने लगता है और कई तरह के रोगों को जन्म देता है। तो योग जो है वो रोग की जड़ पर कार्य करता है। वो सिर्फ सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने सिम्टम देखा कि ये चलो ये सिम्टम है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, तो उसको दवाई दे दी, ऐसा नहीं है। उसकी जड़ पर कार्य करेगा कि ये क्यों प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। और हम योग चिकित्सा जब देते हैं तो सिर्फ हम उनको कुछ आसन प्राणायाम नहीं, उनको जीने का तरीका बताते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको भी व्यवस्थित करते हैं। उनका आहार कैसा होना चाहिए, योग में आहार का भी कॉन्सेप्ट है। आपका मेंटल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस पर भी, यानी आपका मानसिक दृष्टिकोण कैसा हो जीवन के प्रति, उस पर भी कार्य किया जाता है। उसकी भी टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कोई सुखी हो तो उसके साथ मैत्री का भाव रखें, दुखी के प्रति करुणा का भाव रखें, और अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको देख ईर्ष्या ना करें, खुश हो, मुदिता का भाव हो। और कोई अगर गलत कार्य कर रहा है आप उन्हें समझाएं कि ठीक है ऐसा ना करें, पर आप उनसे उनकी उपेक्षा करें, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, और खुद जो है ताकि हमारे में नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा ना आए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चित्त प्रसादन इसे कहा जाता है, इसको हम जीवन में फॉलो करें। योग के विभिन्न जो टेक्निक्स हैं
उनको फॉलो करें, ताकि जो है हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो पहले तो शरीर आपका रोग मुक्त हो, सबसे जरूरी तो यही है। उसके बाद मन शांत हो, जो सबसे जरूरी है आज के समय में। उसके पश्चात ही हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पाएंगे और अपने परम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, जिसके लिए जो हमारे योग हैं, ऋषि मुनियों ने इसकी रचना की, मोक्ष की प्राप्ति के लिए की है। दैनिक जीवन में बढ़ते तनाव के कारण जीवन शैली जनित रोग यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में निरंतर वृद्धि हो रही है। योग में कौन से आसन इसमें लाभ दे सकते हैं, इसका अभ्यास योगाचार्य मधु खुराना ने कराया और इसका प्रदर्शन भी किया। आज के समय को देखते हुए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा जो है पीक पर हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, लाइफस्टाइल के कारण हैं। तो आज हम जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो है यौगिक मैनेजमेंट करेंगे। ऐसे अभ्यास हम करेंगे जो कि आपके लाइफस्टाइल को भी ठीक करेंगे और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो है दूर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ही जो अगर आपको कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्या है, लाइफस्टाइल संबंधी कोई भी समस्या है, तो उसका आपको धीरे धीरे निवारण मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी दवाई छोड़ दें, पर देखेंगे जैसे जैसे आप योगाभ्यास करेंगे वो दवाई अपने आप कम होती जाएगी, क्योंकि आप रोग मुक्त होने लग जाएंगे। और अगर आपको रोग नहीं है तो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है योग, आपको वो रोग होगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा लाभ है कि बीमारियों से बचा भी जा सकता है, और अगर कोई रोग है तो उसकी धीरे धीरे हीलिंग भी होती है। तो समय को ना गवाते हुए शुरू करेंगे योगाभ्यास। कमर गर्दन को सभी सीधा कर लें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। योग सत्र का आरंभ हमेशा प्रार्थना के साथ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओंकार, तत्पश्चात संगच्छध्वम संवदध्वम। अंतिम बार भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है। इट काम्स योर माइंड, ट्रैंक्विलाइजेस यू, और है लाइफस्टाइल संबंधी सभी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, अनिद्रा, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सभी के लिए लाभदायक अभ्यास। अब हम ध्यान के अभ्यास की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए एक बार पुनः कमर गर्दन को सीधा कर लें, बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन। इस प्रकार ध्यान मुद्रा को धारण करेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, अंगूठों के अग्रभाग को आपस में स्पर्श करें। आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा भी धारण कर सकते हैं, इसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। अंजलि मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा धारण करें, आंखें कोमलता से बंद। आप धीरे से अपनी श्वास के प्रति सजग हों। आते जाते श्वास को देख जाएं, अपनी चेतना को श्वास की ओर ले जाएं, श्वास पर ही ध्यान लगाएं। अगर मन में कोई विचार उठे तो उसके प्रति साक्षी भाव रखें। अपने विचारों से लड़े नहीं। अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी विचार मन में उठे उन्हें साक्षी भाव से देख जाएं। अगर मन में कोई विचार ना उठे तो यह और भी उत्तम है। अनंत शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें। ध्यान का अभ्यास आपके मनोविकारों को दूर करने में सहायक है। धीरे से वापस आ जाएं। योग सत्र का अंत हम शांति पाठ के साथ करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए शांति पाठ। गर्दन और कमर को स्वस्थ रखने के योग आसनों की जानकारी दी हमारे अतिथि योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी ने। हम बात कर रहे हैं कि अपनी गर्दन को और अपनी कमर को हम कैसे स्वस्थ रखें। जो समस्या लगातार बैठे रहने से, वजन बढ़ने से, स्ट्रेस लेवल के बढ़ जाने से, या हम लंबे समय तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर हैं, लैपटॉप पर हैं, तो हमारी जो रीढ़ है वो उतनी लचीली नहीं रह पाती, उसमें स्टिफनेस पैदा हो जाती है।
नतीजा होता है या तो गर्दन के ऊपर की तरफ खिंचाव या दर्द आता है या कमर के नीचे के हिस्से में दर्द आता है। तो ये जो स्पाइन है इसको हम कैसे फ्लेक्सिबल करें और यदि कमर दर्द हो गया है तो कैसे उसको ठीक करें, हम इन दो विषयों पर बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गर्दन की। गर्दन जो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम केवल आगे झुकाते हैं। मोबाइल पर हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गर्दन आगे है। गर्दन काफी हद तक चारों दिशाओं में घूम सकती है लेकिन नहीं घुमाते, नतीजा होता है गर्दन में स्टिफनेस पैदा हो जाती है। दूसरी बात है, गर्दन को जब हम लगातार आगे झुकाकर रखते हैं तो हमारा जो मन है उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। आपने देखा होगा जो बहुत ही उदास है, हताश है, निराश है, उसका सिर नीचे होता है या ऊपर? नीचे। तो यदि मन में नेगेटिविटी है तो उसका इंपैक्ट हमारे पोस्चर पर आ जाता है, और यदि दिन में हमारा पोस्चर गड़बड़ाया हुआ है तो उसका असर मन पर जाएगा या नहीं जाएगा? तो गर्दन झुकी है तो मन पर उसका असर चला जाएगा। सब ठीक है जीवन में, तब भी मन में वो पॉजिटिविटी, वो उत्साह, वो उमंग, वो उल्लास, वो स्फूर्ति, वो प्रसन्नता नहीं, क्योंकि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। हमारे पोस्चर के गड़बड़ाने से बॉडी एनर्जी, जो लाइफ फोर्स है, वो इम्बैलेंस हो जाती है और नतीजा होता है एनर्जी फ्लो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता और मन भारीपन महसूस करता है। गीता में बोलते हैं भगवान की समम काय शिरो ग्रीवम। अपनी जब बैठो तो अपनी काया को, अपनी छाती को, अपने सिर को एक सीध में रखकर बैठना, ये पोस्चर गीता में बताया गया है। हमारा पोस्चर गड़बड़ा जाता है, नतीजा होता है गर्दन दर्द तो होता ही है। जब झुककर बैठते हैं तो हमारे लंग्स की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, हमारे हृदय पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। झुककर बैठने से पाचन तंत्र गड़बड़ाने लगता है, मोटापे की शिकायत और पेट से संबंधित रोग पैदा होने लगते हैं। केवल पोस्चर के गड़बड़ाने से अनेक प्रकार के रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो जब भी बैठें सीधा बैठें, जब भी वॉक करें सीधा वॉक करें। आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपके कंधे थोड़े पीछे, ऐसा भी नहीं कि आप अकड़ाकर खड़े हैं, लेकिन पोस्चर जितना रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी, एनर्जी फ्लो उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करेगा। हमारे स्पाइन में चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, और नीचे कुंडलिनी शक्ति है। उनका एक प्रवाह है, ऊर्जा, प्राण शक्ति ऊपर की तरफ बह रही है और उसी से ही सारे ऑर्गन्स जो हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, सब उसी से ही एनर्जी पा रहे हैं। उसी को हमें ताकत देनी है। रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली, स्वस्थ और मजबूत होती है, हमारा स्वास्थ्य उतना ज्यादा अच्छा होता है। और इस हड्डी पर हम कभी ध्यान नहीं देते, इसके लचीलेपन पर ध्यान नहीं देते, नतीजा होता है स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ पैदा हो जाती है। अकड़ शरीर की हो तो शरीर में रोग देती है, मन की हो मन में रोग देती है, बुद्धि में हो तो उसमें संशय लेकर आती है, अहंकार में चली जाए तो मैं, मेरा और मेरे वालों के अलावा कुछ देखती नहीं है। अकड़ हर स्तर पर परेशान करती है। योग लचीलापन देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, शरीर की भी, विचारों की भी, मन की भी, बुद्धि की भी, हर स्तर पर जब हम लचीले होते हैं तो आप हर स्तर पर स्वस्थ होते हैं। तो हम कुछ अभ्यास करेंगे जो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो हम एक पहली बात तो है सीधा बैठा करें। जैसे घर में आप आपस में सबसे कह दें भैया मैं झुककर बैठूंगा तो आप याद दिला देना, आप बैठोगे तो मैं याद दिला दूंगा। घर में, ऑफिस में भी ऐसे ही कह दें, यदि हम कुर्सी पर थोड़ा सा इजी चेयर पर कमर को झुकाकर बैठ जाएं तो जो भी मेरे से मिलने आए वो याद दिला दे। ऐसे ही मुस्कुराहट को भी एक दूसरे की याद दिलाते रहना कि मैं ना मुस्कुराऊं तो आप याद दिला देना, आप ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिला दूं। सीधा रहें और मुस्कुराहट से भरे रहें। दो चीजें पकड़ लें, कमर का सीधापन आपके शरीर के स्वास्थ्य को वृद्धि कर देगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आपके मन के स्वास्थ्य में वृद्धि कर देगी। मुस्कुराहट को याद रखें और सीधेपन को याद रखें। आपकी बॉडी एनर्जी आप पाएंगे दिन भर काम करते रहने से थकान जल्दी से नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी सही प्रकार से काम कर रही है। मन भी नहीं थकेगा क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट आपने रखी हुई है। तो मन में भारीपन और तन में भारीपन को हम केवल और केवल इन दो अभ्यासों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि स्टिफनेस पैदा हो गई है और कमर का दर्द थोड़ा परेशान कर रहा है, कमर का निचला हिस्सा थोड़ा स्टिफ है, ऊपर का हिस्सा स्टिफ है, तो उसको हम कुछ अभ्यासों के माध्यम से ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास, यदि गर्दन दर्द रहता है, सिंपल प्रैक्टिस है। एक हाथ को सामने ऐसे सीधा करें, दूसरे हाथ की हथेली को उसके ऊपर रख लीजिएगा। इस प्रकार से अंगुलियां पूरी फैला दें, हाथों को सीधा कर लें, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। श्वास भरें और धीरे से अपने हाथों को उठा दीजिएगा ऊपर की तरफ, खींचे। अंगुलियां ऐसे आपस में मिली हो, हथेली के ऊपर हथेली चिपकी हो, और हाथों को उठाएं और खींचे। कोहनियों को सीधा रखें, थोड़ा मुस्कुराएं भी तो। हाथ थोड़े पीछे खींचे हुए और धीरे से वापस। बहुत सिंपल है।
नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे, बदल लें और फील करना क्या हो रहा है। जैसे ही हाथ उठाए, हाथों से खिंचाव अंदर से होता हुआ कंधे, पीठ, गर्दन पर पड़ने लगेगा। उस प्रभाव को महसूस करें। कलाई का दर्द, कोहनी का दर्द, कंधे की जकड़न दूर करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यास जो ऑफिस में भी कर सकते हैं। धीरे से वापस हाथों को फूल जैसा बना लें, ऐसे उंगलियां फैला दें, छोटी उंगली अंगूठे के साथ मिली है, श्वास भरें और धीरे से हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ और खींचे उंगलियां फैलाकर, उंगलियां फैला दें, फूल जैसे हाथ खिले हुए, चेहरा भी वैसा ही खिला हुआ, खींच कर रखें और महसूस करें क्या हो रहा है। उंगलियों से खिंचाव हाथों और कंधे तक पड़ रहा है, छोटी छोटी नस नाड़ियों को खोल देगा यह अभ्यास और अपर स्पाइन के लिए बड़ा ही लाभकारी, फ्रोजन शोल्डर होने नहीं देगा। धीरे से वापस जरा हाथों को साइड में फैलाओ, मुट्ठियों को बांध लो। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में खींचेंगे, राइट को राइट साइड में खींचेंगे और दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खींचो। जरा हाथ थोड़े पीछे ले जाओ, एक एक करके, जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो हमारे हाथों को। सिर उठाओ और दोनों हाथों को एक साथ खींच दीजिए जी, और मुस्कुराएं और खींचें। लगातार खींचे हुए हाथ खोल दें अपने कंधों को, पीठ की मांसपेशियों में एकदम खिंचाव पड़ने दें। धीरे से वापस जरा हाथ कंधों के ऊपर रखें, कोहनी को आगे मिला लें, कोहनी जरा उठाएं ऊपर, यहां रोकना, तो पूरा ऊपर, पूरा पीछे, जितना पीछे जा सके, और फिर नीचे और आगे। श्वासों के साथ श्वास भरते हैं, उठाएं ऊपर, श्वास पूरा हाथों को पीछे ले जाएं जितना ले जा सकें और फिर नीचे लाएं जितना शरीर के साथ सटा सकें और फिर आगे। जरा उल्टा भी घुमाएं, कोहनियों को पूरा पीछे ले जाइएगा, उठाएं ऊपर, श्वास भरते हुए और फिर आगे कोहनियां मिला दें। बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, वॉक करते हुए कर सकते हैं। कभी भी ये ऐसे अभ्यास, ऐसा नहीं कि अलग से इनके लिए समय निकालना है, बल्कि जो आप कर रहे हैं उसी में ही योग को शामिल कर दीजिए। योग एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने का तरीका है। अलग से अभ्यास जो विधिवत खाली पेट किए जाते हैं वो तो बहुत अच्छा है यदि रोज हो जाए, नहीं तो हल्के फुल्के अभ्यास आपके साथ हो। तो जब कोई अभ्यास आपको लगाई कर सकते हैं तो जरूर, भले वो सांसों की क्रियाएं हो, चाहे वो हाथों का हो, गर्दन का हो, कमर का हो, हल्का फुल्के अभ्यास से आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें। ठीक है, सिंपल टेक्निक ये हो गई। अब जरा गर्दन को आपने घुमाया होगा पहले भी, लेफ्ट और राइट पूरा ले जाएं, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट, पूरा ले जाओ। ये प्रैक्टिस यदि सही समय पे की जाए तो वजन नहीं बढ़ने देगी। छोड़ दीजिएगा और खड़े हो जाएंगे आराम से। ऑफिस में ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी ने कुछ आसनों का उल्लेख किया। अब जैसे आप ऑफिस में हैं, लग रहा है कि भैया बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, थोड़ा स्टिफ हो गया सब मामला, उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी सुबह के समय थी, तो उस समय आप ताड़ासन करना। पैरों को मिलाएं, अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, सांस भरें, हाथों को उठाएं ऊपर, हाथ थोड़े पीछे ले जाना, एड़ियां भी उठाना और खींचना पूरा शरीर। मुस्कुराता हुआ चेहरा है और खींचो, सांस लंबा गहरा भरें, निकालें। आपकी एड़ियों पर, घुटने पर, कूल्हे पर, कमर पर, कंधों पर, सब पे खिंचाओ। लगातार खींचे खींचे, रोके यहां पर, धीरे से वापस। पूरा नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप अभ्यास को रोकेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और सुख चाहिए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट चाहिए। जब ये दो चीजें शामिल होती हैं और शरीर की कोई भी आकृति हो, उसको आसन कहते हैं। इसलिए 84 लाख आसन हैं, अर्थात 84 लाख आकृतियां हम शरीर की बना सकते हैं, लेकिन उसमें स्थिरता और चेहरे पर प्रसन्नता हो तो वह आसन, और यदि स्थिरता नहीं और प्रसन्नता नहीं तो वह व्यायाम। अंतर यही है। स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि की परिभाषा पे जो खरा उतर गया शरीर की आकृति वो आसन, और उस पे नहीं उतरा तो वह व्यायाम। तो इसमें हमने रोका था अभ्यास को। जरा कमर के लिए हम दूसरा अभ्यास करते हैं। पैरों को थोड़ा खोल लें, हाथों को पीछे पकड़ लीजिएगा ऐसे, और अपनी कमर को थोड़ा पीछे मोड़ दें। सिर पीछे ढीला, हाथ थोड़े दूर, शरीर से थोड़ा दूर खींचे हुए, हाथ जितना दूर जा सके, सिर पीछे जितना जा सके, जबरदस्ती नहीं, आराम से छोड़ दीजिएगा। धीरे से वापस। अब जरा आगे झुक जाओ। यदि कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, आगे झुके और उठाएं हाथों को ऊपर, हाथों को थोड़ा ऊपर उठा लो, कमर को आगे मोड़ दो, सिर उठा के रखो, मुस्कुराहट तो है ही है। धीरे से वापस। अब ये जो है आसन, ये बहुत अच्छा आसन है आपके पोस्चर को ठीक करने के लिए। वैसे भी जब आप वॉक करते हैं या खड़े हैं तो आप हाथ को पीछे बांध कर वॉक किया करें। जैसे ही आप हाथ पीछे बांधेंगे आपके कंधे पूरी तरह से पीछे की तरफ चले जाएंगे, लंग्स फैल जाएंगे। अब आप हाथ पीछे बांधकर जब आप खड़े हैं तो आपका पोस्चर, आप देखना आपकी कमर अपने आप सीधी हो गई। हाथ आगे रखकर धीरे धीरे हमारा पोस्चर गड़बड़ा जाता है, ढीला हो जाता है, आगे की ओर हो जाता है। तो हाथ पीछे रखने से स्पाइन में सीधापन आता है
और ये आसन आपके पोस्चर को ठीक करता है। जो कंधे आगे की ओर झुके हैं, गर्दन आगे की ओर झुकी है, पीठ पर कुबड़ सा या वहां पर स्टिफनेस आ गई है, तो ये आसन उस स्टिफनेस को दूर करने में आपकी मदद करता है। अब जरा लेट जाएंगे आराम से। अब यहीं पर लेटे लेटे धीरे से दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा, दोनों हाथों को सिर के नीचे रख लो। कटी चक्रासन करते हैं जो स्पाइन को फ्लेक्सिबल करेगा। दोनों घुटनों को मिलाकर रखना, नीचे पैर मिले हैं, दोनों घुटनों को एक साथ एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में ले जाइए और गर्दन को राइट साइड में घुमा दीजिए। पैर हैं जमीन की तरफ, गर्दन है अपोजिट डायरेक्शन में और हाथ जमीन के साथ दोनों कोहनियां चिपकी हुई हैं। आंखें बंद हैं और ध्यान आसन पर है। धीरे से वापस आ जाएं और बदल लेते हैं दूसरी तरफ। ये आपकी कमर के निचले भाग में लचीलेपन को पैदा करता है। लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन में आराम पहुंचाता है। दोनों किडनी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। हमारा लीवर और पेनक्रियास पर सीधा प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे से वापस गर्दन को और कमर को हमने लचीलापन दिया। पूरा दबा कर रखें, रोक कर रखें, सांस आए और जाए। ये कमर दर्द हो रहा हो तो ये आसन बड़े लाभकारी है। धीरे से अपने घुटनों को उठा लें, घुटनों को मोड़कर ही रखना। दोनों हाथों को सिर के नीचे से निकाल लें और घुटनों के ऊपर रख दें। एक और आसन जो आपकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेगा। कमर दर्द अक्सर पेट के चारों ओर की मांसपेशियों के कमजोर होने से पैदा होता है। यदि कोर मसल्स ही कमजोर हैं तो सारा लोड लोअर बैक पर चला जाता है। यह आसन उस कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने वाला होगा। हाथ घुटनों के ऊपर, धीरे से अपने पैरों को थोड़ा उठाएं ऊपर, सिर उठाएं और हाथ घुटनों के ऊपर रखें और यहां रोक दें बस। और कुछ नहीं करना है, केवल यहीं पर रोक कर रखें, रोक कर रखें। अब थोड़ी देर बाद में पेट के ऊपर थोड़ा कंपन होना शुरू होगा। जोर पड़ने दीजिए। जब जोर ज्यादा पड़े तब मुस्कुराएं, परिस्थितियां विपरीत हों तब मुस्कुराएं। पेट का जो थुलथुलापन है दूर करने में बड़ी मदद करता है। धीरे से वापस। सब कुछ अनुकूल चल रहा है तब मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हवाएं विपरीत चल रही हों, परीक्षा तो तब होती है। अब जरा हाथों से टखनों को पकड़ लीजिएगा, एंकल्स को, पैर जमीन पर रहेंगे या नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, हाथों को जमीन पर रख देना। अब क्या करना है, कमर को बीच से उठाना है ऊपर की तरफ। सेतु बंधासन, ब्रीजिंग, जैसे पुल होता है ना, बीच में से रास्ता निकलने का होता है, ऐसे बीच से कमर को उठा दो। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कमर दर्द हो रहा हो, लाभ देगा। घुटने में दर्द हो, लाभ देगा। लेडीज के लिए ओवरी यूट्रस की शक्ति को बढ़ाता है। जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और लंग्स को खोलने वाला अभ्यास है। हृदय के लिए भी बड़ा लाभकारी। नाभि को यथास्थान बनाए रखता है, पाचन तंत्र को बल देता है। होल्ड और फिर धीरे से वापस। ये वो आसन जो आपकी रीढ़ के लिए बड़े लाभकारी हैं। कमर को नीचे ले आए। अब एक आसन करेंगे, नाम है नितंब आसन। नितंब आसन में क्या करना है, घुटने मुड़े हुए हैं, एक पैर को उठाकर दूसरे घुटने के ऊपर रख दें इस प्रकार से, तो टखना घुटने पर आ गया। अब क्या करना है, नीचे वाले पैर को उठाना है जो जमीन पर है और दोनों हाथों से उसी पैर को पकड़ लेना है और दबा दो अपनी तरफ। नीचे वाले पैर को उठाया और दबा दो, सिर नीचे रहेगा। यह आसन कमर दर्द हो रहा हो, स्लिप डिस्क हो रहा हो, साइटिका पेन हो रहा हो, अब आप फील करोगे आपके थाई मसल्स पे, जो साइड में पैर है, थाई मसल्स पे खिंचाव आ रहा है। जो पैर साइड में मुड़ा है उसकी जंघा के ऊपर पूरा खिंचाव। पैर को बदल लेते हैं, दूसरे पैर से करते हैं, खींचो। आपके हिप ज्वाइंट पर सीधा इंपैक्ट होगा, थाई मसल्स पर इंपैक्ट होगा। बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी है। अब यहीं पर तान आसन करेंगे। उंगलियां फंसाएं, छाती के ऊपर रखें, हथेलियां पलटे और पीछे ले जाएं हाथों को, जैसे ताड़ासन में खींचा था ना हमने खड़े होकर। अब क्या करना है, हाथों को पीछे खींचो, पैरों को मिलाकर पैरों को नीचे खींचो, विपरीत बल, पूरा खींचो। पैर मिलाकर रखो, हाथ पीछे खींच लो जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो, पैर नीचे खींच लो। इसमें आधा ऊपर आधा नीचे खींच रहे हैं। पैर नीचे, कूल्हा नीचे, कमर नीचे, हाथ ऊपर, कंधे ऊपर, छाती ऊपर, पेट भी आधा आधा खिंचता हुआ, पूरा खिंचाव लगातार पूरे शरीर पर। बैठ जाएंगे घुटनों के बल। एक आसन और करेंगे स्पाइन के लिए। घुटनों के बल बैठ जाएं इस प्रकार से, हाथ सामने जमीन पर रख लें, जैसे बिल्ली का पोज होता है ना, कैट पोस्चर। ऐसे घुटनों के बल रखकर हाथ सामने ऐसे रख लो, हाथ आगे, हाथ बहुत ज्यादा आगे ना आए। अब क्या करना है, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और सिर उठाएंगे और कमर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। सिर पूरा उठा लो ऊपर और कमर को धसा दो नीचे की तरफ। अब श्वास निकालेंगे और सिर को ले जाओ अंदर की तरफ, पेट की तरफ, और कमर को उठा दो ऊपर। सिर नीचे, कमर ऊपर। अब फिर से श्वास भरे, सिर ऊपर और कमर नीचे, हाथ वहीं रहेंगे।
हाथों का कोई मूवमेंट नहीं, पैरों का कोई मूवमेंट नहीं, पूरी रीढ़ में लचीलापन दिया जा रहा है। बार बार लंबा गहरा सांस रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो आपके मन को भी शांत करता है। आपको ध्यान में यदि बैठना हो, प्राणायाम का अभ्यास करना हो, तो पहले इस आसन को कर लें। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करें, उसकी ताकत को बढ़ाएं, एनर्जी फ्लो को बैलेंस करें, और उसके बाद किए गए प्राणायाम और ध्यान ज्यादा इफेक्टिव और एकदम उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। 3 मिनट के पावरफुल मेडिटेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, बस लास्ट में 3 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन हम करते हैं, जो आप दिन में कभी भी कर सकें, रात को सोने से पहले या सुबह उठकर। 3 मिनट में 3 अभ्यास। पहले मिनट में लंबा गहरा सांस होगा, 6 से 8 बार लंबा गहरा सांस करने पे 1 मिनट पूरा होगा। दूसरे मिनट में सांस पूरा भरेंगे और जब श्वास निकालेंगे तो भंवरी जैसी गूंज करेंगे। हाथ नीचे ही रहेंगे, ध्यान इस गूंज पर होगा। बार बार श्वास भरकर इस गूंज को करते रहेंगे। तीसरे मिनट में श्वास को नॉर्मल कर देंगे। पहले 2 मिनट में श्वास लंबा भरा जा रहा था, और जो श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, उस आते जाते सांस को महसूस कर। कब वो आया, कब वो गया, और जब वो आया तो क्या कोई आवाज हुई उस श्वास के साथ? जब वो गया तो क्या कोई आवाज हुई? असलियत में एक आवाज हर श्वास के साथ हो रही है। इस आवाज को कहते हैं अजपा जाप, जो जपा नहीं जाता, जो खुद ब खुद होता है, जिसको गायत्री जप भी कहते हैं, अजपा गायत्री भी कहते हैं। सो हम, जब श्वास हम भर रहे हैं तो सो की ध्वनि होती है, करते नहीं है, होती है। और जब श्वास निकालेंगे तो हम की ध्वनि, जैसे श्वास हम निकाला तो ह जैसे लगेगा, भरा तो स जैसा लगेगा, स जैसे में भरा, ह जैसे में निकाला। सोहम, सोहम का मतलब है, सो मतलब वह जो परमपिता परमात्मा है, हम मतलब मैं ही तो हूं। एक प्रश्न व्यक्ति का हमेशा से रहा वेदों के काल से, मैं कौन हूं? ये नाम तो बाहर से मिला, शरीर भी बदलता रहता है, पद भी आता जाता है, मैं कौन हूं? तो हर श्वास कहती है सोहम, मैं वही परम पिता परमात्मा का अंश हूं। तो तीसरे मिनट में हम अपने श्वासों के साथ बहते हुए इस नाद, इस अनहद नाद, इस सोहम पर ध्यान लेकर आएंगे, जो अपने मन को पूरी तरह से सांस पर फोकस करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। उम्मीद है आज का ये संकल्प कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएंगे और इस तरह से ये जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। योग जब जीवन में आता है तो रोग नहीं होते, नेगेटिविटी नहीं होती, संशय नहीं होते, एक ठहराव होता है, एकाग्रता होती है। कर्तव्य कर्मों के प्रति हम बहुत ही उत्साह के साथ आने लगते हैं, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ हो गया है, ऊर्जा ही बढ़ गई है। हमारे पारिवारिक संबंध भी सौहार्दपूर्ण होने लगते हैं। जहां पर हम होते हैं वहां पर सबसे ऊंचे स्तर पर हम व्यवहार करते हैं, तो जीवन ही ऊंचे स्तर पर चला जाता है। योग जरूर करें, रोज करें। हरिओम। श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन आकाशवाणी दिल्ली की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती वीना पहाड़ी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबसे पहले मधु खुराना जी को और सुरक्षित गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया। और योग का अर्थ है जुड़ना, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर आज हम तीनों विंग्स, इंजीनियरिंग विंग, प्रोग्राम विंग और हमारी प्रशासन विंग, तीनों जुड़े और जुड़ करके इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाया। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।